हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुचेता, योर फिजिक्स मैम। और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है। देन हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखा जिसमें हमने इनर्शिया भी सीखा। आज हम सीखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। In particularly, what are we going to learn here? What is this equation F equals to ma? So without wasting time, let us move to the topic directly. In Newton's first law, what we studied? We studied, the bodies will not move or would continue the state of rest or motion unless an external force is applied. तो हमने first law of motion में ये सीखा कि force is the one which is responsible to change the state of rest or motion of the body. तो अब हम ये second law में क्या पढ़ेंगे? जैसे मैंने बताया F equals to ma. That means we are going to learn how do we actually calculate that force which is going to change the state of rest or motion of the body. So ये all the laws that we are going to learn like first law, second law, third law, इसका कुछ ना कुछ relation है एक दूसरे के साथ. तो वही हम आज सेटअप करने की कोशिश करेंगे, right? Okay. So a new concept coming in here called as linear momentum. Now you must be thinking about the two pictures that are shown on the screen. What exactly are those pictures? Here you can see one heavy loaded truck, and here you can see there is a bullet is being fired from a gun. Right now, linear momentum is something. In simple words, if I say impact of something, right? Suppose ये heavily loaded truck है. अगर ये कम स्पीड पे भी जा रहा है, सपोज इट इज मूविंग एट अराउंड 10 और 15 किलोमीटर पर आवर, बट अगर वो किसी को डैश कर देता है ना, किसी के ऊपर वो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाएगा उसका? द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी फेटल, है ना? तो व्हाई इज इट गोइंग टू बी फेटल? बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक. यस, हम सोच रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है. इम्पैक्ट होगा, इट कुड बी फेटल, और कुछ मतलब कुछ हड्डियां टूटेगी या कुछ, आई मीन इफ इट इज नॉट दैट सीरियस. बट व्हेन आई एम सेइंग द इम्पैक्ट हियर इज ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर टू मासेस और टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइडिंग, तो जो जिसका मास हैवी होता है उसका इम्पैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ज्यादा होता है. तो लीनियर मोमेंटम कुछ नहीं है, इट इज, समझ लो कि चलो वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे दूसरा पिक्चर बता रहा है कि हाँ, इम्पैक्ट मेड बाय द बुलेट. तो बुलेट का तो मास बहुत ही कम होता है, बट देन हाउ इज इट एबल टू किल अ पर्सन? इट इज एबल टू किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, isn't it? बुलेट जब छोटा है फिर भी वो एक इंसान को मार सकता है, मतलब उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, दो द मास इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द ट्रक. तो जो इम्पैक्ट होता है इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. सो यहाँ पे हमने दो केसेस देखे जिसमें एक का इम्पैक्ट मास की वजह से ज्यादा है, दूसरे का वेलोसिटी की वजह से ज्यादा है और स्पीड की वजह से ज्यादा है ना? सो मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास एंड वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, और जैसे हमने बोला कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो मास इंटू वेलोसिटी इज योर मोमेंटम, राइट? अब जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इट हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट इन इट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इस वजह से आपका मोमेंटम क्या होने वाला है? लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट? अब हमने देख लिया कि चलो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. देन व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस? थिंक अबाउट, जैसे हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिगर आउट करते हैं. For mass, what is going to be the SI unit? It's going to be kilogram, and for velocity, as we know, it is meter per second. So the unit of momentum is kilogram meter per second. You can write it this way also, or you can write it this way, जिसमें आपको लिखना है बस kg meter per second raised to -1. Okay, this one should be here, right? So kg meter per second is the unit of linear momentum. Clear hai concept? Now once this is clear, we can start moving to the next topic, which is
change in momentum. Now change क्या है? A small change. Here we term it as delta. Delta P as a small change in the momentum. Now for all practical purposes, here when we are talking about the second law of motion, we are considering the body is already in motion. So once it is in motion, its mass is definitely not going to change. तो मास क्या रहने वाला है इसका? कांस्टेंट. एंड द चेंज इन मोमेंटम हमें किस वजह से मिलेगा? ओनली ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी. नाउ देयर इज अ case exception is there if the bodies are traveling or moving with the speed as close to speed of light, जो बहुत ही rare cases में है, which is close to impossible. Only in that case your mass would change. But for all practical purposes जो examples हम लेते हैं उसमें mass हमेशा से constant रहता है. So change in momentum के लिए हम लिखेंगे delta P, that is small change, is equal to delta m into v. बट जबकि आपका मास हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, हम क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा p is equal to m being constant delta v. Right? So that is what we are talking about the small change in momentum. अब हम कंसिडर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. समझ लो कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है. सो इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, इट विल हैव द इनिशियल वेलोसिटी एज u और उसका इनिशियल मोमेंटम रहेगा m into u. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल मोमेंटम. एंड इफ सपोज हम फोर्स लगाते हैं, क्या हो जाएगा? इफ यू अप्लाई द फोर्स, वी आर गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी विच बिकम्स द फाइनल वेलोसिटी v. इन दैट केस क्या हो जाएगा? उसका फाइनल मोमेंटम विल बिकम mv. अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है. तो मोमेंटम चेंज हो गया. सो व्हेन आई से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई ऑलवेज से फर्स्ट हमने देखा कि चलो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल. सो व्हाट विल बी अ चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, राइट, which is equal to mv minus mu. अगर मुझे अब रेट कैलकुलेट करना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी हम रेट बोलेंगे उससे क्या होता है? ये क्वांटिटी डिवाइड हो जाता है टाइम से, राइट. तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m तो हमारा कांस्टेंट है, सो आई हैव टेकन इट आउट. सो आई से v minus u divided by t. So if you observe, this is nothing but the v minus u by t क्या होता है? Final velocity minus initial velocity divided by time is your acceleration. So I get rate of change of momentum equals to ma. है ना? ये एक डेरिवेशन हुआ जो हमें बताता है कि rate of change of momentum comes as a product of mass and acceleration, or it is mass times the acceleration. So जब हम एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. एट द सेम टाइम with the change in the velocity, momentum also changes, and as long as I am applying the force, so time t, कितने टाइम तक मैंने फोर्स लगाया है वो डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. सो आई गेट वन इक्वेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m into a. अब ये क्या हो गया? ma एक हमारे पास इक्वेशन आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का. आगे चल के देखते हैं कि एक और डेरिवेशन है. चलो अब देखते हैं कि F इक्वल्स टू ma जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आ कहां से रहा है? चलो सोचते हैं कि हमने देखा मास तो कांस्टेंट है, राइट? मास इज नॉट चेंजिंग. नाउ हाउ इज द फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड? सपोज आई अप्लाई, मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है. तो अगर मुझे बॉडी को ज्यादा एक्सेलरेट करना है, उसका स्पीड ज्यादा बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो माय एक्सेलरेशन हियर डिपेंड्स ऑन द फोर्स. सो व्हेन आई ड्रॉ दिस ग्राफ, आई शुड नो दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज द फोर्स. तो हमारा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है?
फोर्स पे डिपेंड कर रहा है. एंड हाउ आर दे रिलेटेड? जैसे मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. सो it is going to be a linear graph. So I can write this expression as A, or your acceleration is proportional to force applied, है ना. जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सेलरेशन तो होगा नहीं. तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, कीपिंग मास एज कांस्टेंट, राइट. ये एक एक्सप्रेशन आया, A is proportional to F. अब हम देखते हैं फोर्स और मास का रिलेशन क्या है. जब हम तीन चीजों में रिलेट करते हैं ना, जैसे इफ यू सी F equals to ma, है ना. Now we have related F with A. Now I want to relate F and the mass, force and the mass. तो इनका रिलेशन क्या होने वाला है? जैसे अगर मास ज्यादा है, if I want to push a body which is heavier, massive, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा for getting the same acceleration. So when we do this relation establishment, हमें देखना है कि दो चीजें जब हम रिलेट करते हैं तो तीसरे को हमें कांस्टेंट रखना है. जैसे पहले वाले में हमने फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेट किया था, तब हमने मास कांस्टेंट रखा था. अब हम देखेंगे कि मास एंड फोर्स रिलेट करेंगे, तब हमें क्या रखना है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट. सो जैसे ही मास आपका इंडिपेंडेंट हो गया एंड फोर्स आपका डिपेंडेंट हो गया. अगर मुझे ज्यादा मास पे फोर्स लगाना है तो वो फोर्स भी ज्यादा लगेगा. सो मोर द मास, मोर इज गोइंग टू बी द फोर्स अप्लाइड, कीपिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट, राइट. तो अब मेरे पास दूसरा भी इक्वेशन आ गया विच इज सेइंग F is proportional to m. So if I add these two, I can get to an expression that F is proportional to m into A, isn't it? जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किससे प्रोपोर्शनल है? मास से और एक्सेलरेशन से, राइट. अब जब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वल टू डालना होता है, सो आई नीड टू टेक वन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, which I am going to take it as F equals to K is taken as a constant and ma. तो इक्वेशन क्या हुआ हमारा? F equals to KMA. अब हमें K का वैल्यू ऐसे लेना है, ऐसे होना चाहिए जो K इक्वल टू 1 हो जाए. कब होगा? जब आपका मास 1 रखोगे, एक्सेलरेशन 1 रखोगे एंड आपका फोर्स अप्लाइड भी 1 न्यूटन रहेगा. देन यू से कि K का वैल्यू 1 हो जाएगा. सो आई कैन इवन राइट द एक्सप्रेशन कंसिडरिंग कि हमने K 1 कर लिया है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है. सो आई कैन डायरेक्टली कम टू F इक्वल्स टू ma. ये आया हमारा सेकेंड लॉ का इक्वेशन, राइट. नाउ पहले हमने क्या देखा था? इफ वी गो बैक टू द स्लाइड, वी हैव सीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू ma, एंड अब हमने देखा F इक्वल्स टू ऑल्सो ma. सो कैन आई रिलेट दीज टू थिंग्स? यस, है ना. तो हम ये रिलेट करके क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, यू अप्लाई द फोर्स, यस, एंड यू गेट द चेंज इन मोमेंटम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, है ना. उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. तो ये चेंज इन मोमेंटम का कॉज क्या है? ये फोर्स है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, जो और एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कम टू द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ वेरी सून. अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला रिलेशन कैसे आया, एंड फ्रॉम दिस हाउ वी हैव कम टू F इक्वल्स टू ma. एक और ग्राफ रह जाता है ना, जिसमें हम बोल रहे कि चलो F इक्वल्स टू ma में हमने पहले F का m के साथ रिलेशन देखा, दैट इज फोर्स का m के साथ, देन फोर्स का एक्सेलरेशन. देन व्हाट अबाउट दीज टू? इन दोनों का अगर रिलेशन देखा जाए तो वो क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है. हाउ इज दैट पॉसिबल? सपोज दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एक टेनिस बॉल है, एक फुटबॉल है. तो जिसका मास ज्यादा है, कीपिंग लाइक मुझे सेम ही फोर्स लगाना है, राइट. तो फोर्स तो मैं दोनों पे सेम ही लगा रही हूं, बट आई एम लुकिंग एट कि अगर जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कैसे होगी? कम होगी, है ना. सो इनका रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है. अगर मास ज्यादा है तो सेम फोर्स से और कांस्टेंट फोर्स के साथ एक्सेलरेशन कम होगी. अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगी विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, which is giving us the relation between the force that we are applying to put an object into acceleration, right, which is mass times acceleration.
नाउ व्हाट विल बी द यूनिट? हम सब जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। नाउ हाउ टू डिफाइन, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम 1 न्यूटन फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे फिर से लिख दिया, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए। नाउ दिस वन विल बिकम 1 न्यूटन व्हेन द मास इज 1 kilogram and acceleration is 1 meter per second square. So in this terms, how would I define 1 Newton of force? So 1 Newton of force is when acts on a body of mass 1 kilogram, puts it into acceleration or produces the acceleration of 1 meter per second square. तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और उसमें हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन, राइट। नाउ 1 डाइन इज द फोर्स विच, लाइक सीजीएस यूनिट में हम 1 डाइन डिफाइन करेंगे, विच इज अ फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी। अब मास क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया, एंड प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दिस वे इट इज वेरी सिंपल, मतलब आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द फॉर्मूला, उसमें हर जगह 1 1 1 करके आप इसको रिप्लेस कर दो और सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आपको मिल जाएगा कि चलो 1 न्यूटन फोर्स है जब मास 1 किलोग्राम है एंड एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो एक सीजीएस यूनिट है, एक एसआई यूनिट है। रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे हमने यहां पे देखा है। तो इसको हम सीधे 1 kg को करेंगे ग्राम में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। दैट गिव्स अस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर आपको याद रखना मुश्किल है तो आप सिंपल इसको कन्वर्ट करके देख लो, फिर भी यू विल गेट द सेम आंसर। सो 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन। नाउ जैसे मैंने बोला कि वी आर कमिंग टू दी स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो फोर्स, ये हमने डेरिवेशन अभी देखा है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यस। नाउ व्हेन आई से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, सेम चीज है ना, जैसे m कांस्टेंट निकाला, मास कांस्टेंट निकाला, v माइनस यू बाई टी, सेम एज योर a. So F equals to kma. So now let us start to analyze the statement. What is that for second law of motion? So according to Newton's second law of motion, हमने जो पहले देखा है, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied. वही हमने देखा है ना, मोमेंटम गेन करने के लिए, चेंज करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं। सो दैट चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द force applied and it also takes place in the direction in which the force is applied. तो उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, right? That is your statement. So rather than just memorizing whatever we have derived so far, try to put it in the words and you will get the statement of Newton's second law of motion. Let us now see few examples, है ना, Newton's second law of motion के example देखते हैं। जैसे हमने देखा है force is equal to delta p, that is change in momentum by time, right? Now हम ये देखते हैं कि चलो क्रिकेट देख रहे हो या आप नॉर्मल बॉल कैच कर रहे हो, आप तुरंत वही के वही नहीं देखते हो ना। तो क्रिकेटर क्या करते हैं, जब दे ट्राई टू टेक द कैच, the fielder is pulling his hand backward. Now why is he pulling the hand backward? So that he doesn't get an impact. अब अगर आप ये रिलेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ना, बॉल इज ऑलरेडी इन मोशन, आप उसको स्टॉप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसका एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हो, मोमेंटम चेंज कर रहे हो। अगर ये चेंज इन मोमेंटम हैपेंस इन अ शॉर्टर टाइम इंटरवल, एकदम से पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन देखो कैसा है, इनवर्स है ना, फोर्स एंड द टाइम। सो इफ यू आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू स्टॉप द बॉल by pulling your hand backwards, what are you reducing? The amount of force exerted on your hand. तो जैसे ही आप इसको पुल बैक करते हो थोड़ी देर के लिए, या तो फिर ऐसे उठाते हो या ऐसे उठाते हो ना, तुरंत वैसे करोगे तो आपके हाथ में लगेगा फोर्स, बॉल का फोर्स, है ना। तो दैट इज व्हाई व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द रादर इंक्रीजिंग द टाइम हियर, द इम्पैक्ट और जो फोर्स वो बॉल की तरफ से आपके हाथ पे आने वाला है, पाम पे, वो रिड्यूस हो जाएगा,
So this is from this expression, delta p is change in momentum by delta t is your change in time. So अगर ये change in momentum ज़्यादा टाइम में होता है तो उसका impact और the force exerted will be lesser. हम देखते हैं जैसे ये अब ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लॉन्ग जंप पे आप हमेशा लैंड करते हो आइदर ऑन सम फोम और यू लैंड ऑन अ सैंड. नाउ द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. व्हेन यू आर लैंडिंग ऑन द सैंड क्या हो रहा है, आप सीधे अगर ग्राउंड पे आते हो विदाउट दी सैंड अगर आप जाते हो तो आपका बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन एंड सडनली वो क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है ना. तो वो चेंज बहुत कम टाइम में होता है, इसलिए देयर इज अ चांसेस ऑफ यू गेटिंग हर्ट बिकॉज द ग्राउंड विल एक्सर्ट अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन यू. सो व्हेन यू आर लैंडिंग ऑन द सैंड आप स्लोली उसमें स्लाइड करते हो. व्हाइल यू डू दैट यू आर इंक्रीजिंग द टाइम इन विच यू आर चेंजिंग द मोमेंटम. राइट, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट आने में जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उसके लिए यू आर टेकिंग टाइम, सो दैट हेल्प्स you to reduce the force exerted by the ground on you. Now the third example here, a glass of water filled in or not filled in. If it is just dropped on the ground, normal floor पे क्या हो जाता है, टूट जाता है. बट अगर सेम चीज आप थोड़े से फ्लफी वाले कार्पेट पे करते हो तो वो नहीं टूटता है. Why does that happen? The glass will not break if it lands on the carpet. The reason again being the same, carpet और उसका जो cushioning होता है, it takes some time to come down from motion to rest. So you are increasing the time and reducing the force exerted by the ground on the glass. तो force considerably reduce हो जाता है. इस वजह से क्या हो जाता है, आपका glass टूटता नहीं है, it will not break. So all these are the examples of second law of motion. And there's one example, a numerical, which you can try and solve. You can take a screenshot and you can solve this. Suppose there's an object given of a mass 10 gram moving with a velocity 50 meter per second. On applying constant force, for 2 seconds it requires a velocity of 70 meter per second. Calculate the initial momentum of a ball. So first thing आपको करना क्या है, ये 10 ग्राम का मास आपको convert करना है kilogram में, right? I'll just tell you how to do that, then you can solve it. Try it by yourself and give me the answers in the comment box. Then find the initial momentum. For initial momentum, what is the formula? M into U. Once you convert this, you can take the others directly because वो भी SI unit में है. For final momentum, you will calculate M into V. Then rate of change of momentum, rate will be equal to mv minus mu divided by t. इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. Then for acceleration you can use the formula a is equal to v minus u by t. And then the last question is magnitude of force applied, जो हमने अभी formula सीखा है, F equals to ma. Once you calculate a, you have mass also given to you and then a is also given. You can use this and find out the answers to the question. So 1, 2, 3, 4 and this is 5, right? So this way you can solve the questions related to second law of motion. I hope the topics I covered today were clear to you and I really hope you liked the video. So subscribe to my channel and share the video. Thank you so much.